सो सेठी साहब, बिजनेस एज यूजुअल। यस, बिजनेस एज यूजुअल से आपकी बात याद आ गई, आपकी प्रेडिक्शन याद आ गई कि सब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बस एक हफ्ता ही गुजरा दरमियान में और बहुत कुछ हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा और उसके बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, आज के शो में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी पेशरफ्त की बात कर लेते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हुकाम एक जगह पर मौजूद हैं, और वो है सऊदी अरब ही। वहाँ एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पहले तो दो तरफा मुआहदा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब उसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है। और उसकी जो स्टेटमेंट्स हम सामने आते देख रहे हैं वो ये कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये दिफाई मुआहदा इन तीनों ममालिक के दरमियान हो गया। इससे पहले भी हमने एक इस्लामी इत्तेहाद देखा 31 ममालिक का, और इससे पहले भी हमने एक सह फरीकी इत्तेहाद की बाज़गश्त सुनी थी इमरान खान साहब के ज़माने में। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मुआहदे की कितनी अहमियत है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है। जी हाँ, ये आपने सही कहा कि कुछ अरसे से ये बात चल रही थी, और इससे कबल सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान भी बात चल रही थी। मगर इससे ज़्यादा अहम यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पाकिस्तान एक डायलॉग क्रिएट कर रहा था। तो ये बातें चल रही थी, जिसमें कोशिश ये की जा रही थी कि इस किस्म का अरेंजमेंट किया जाए जिसके साथ सऊदीया को प्रोटेक्ट कर लिया जाए फ्रॉम एनी अटैक्स बाय ईरान। अब ये जो मुआहदा किया है, ये इसके 3 हिस्से हैं जी। एक तो टर्की को अंदर ले आए हैं और एक पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के साथ तो पहले मुआहदा था जी। तो अब इसकी फिर क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो मुआहदा ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे ये आ गया? ये भी क्लियर नहीं है, बट ऐसे ही है कि वो अपनी जगह पे है और ये एक और 3 मेंबर आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या ज़रूरत है सऊदी अरेबिया को टर्की की? टर्की के साथ जो मुआहदा है वो उसमें डिफेंस इक्विपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन, ये चीज़ें होंगी। अच्छा। ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया टर्की से लेगा। टर्की की डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और स्पेशली इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हम भी टर्की से ले रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं जो ड्रोन्स, वो टर्किश टेक्नोलॉजी। तो सऊदी अरेबिया विल नॉट डील डायरेक्टली विद टर्की, और उनसे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड अदर सच मिलिट्री इक्विपमेंट वो उनसे लेंगे। तो ये टर्की का रोल। अब ये जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है किसी ईरानियन ड्रोन का किसी सऊदी फैसिलिटी के ऊपर जी, तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की से क्या इमदाद मांगेगा, क्या मदद मांगेगा, और इन दोनों का क्या रवैया होगा? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एरिया है ना, ये ग्रे जोन है। ये पहले भी ग्रे जोन थी जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हुआ था। ये कह दिया गया था अटैक ऑन वन विल बी कंस्ट्रूड एज एन अटैक ऑन द अदर, मगर इसको स्पेल आउट नहीं किया था, बताया नहीं था डिटेल में कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया था, और यही इस मुआहदे के अंदर भी इसको ग्रे जोन में छोड़ दिया गया, ताकि ये बताया ना जाए किस सिचुएशन में टर्की जो है सऊदी अरेबिया की इमदाद करेगा और किस सिचुएशन में पाकिस्तान करेगा और कैसे करेगा। मगर मेरा ये ख्याल है कि बिहाइंड द सीन्स इन तीनों ने भी फैसला कर लिया कि किस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये किस किस्म की इमदाद देंगे, ताकि उस वक्त अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक वो हो या असासों के ऊपर हो ईरान की, तो क्या फिर रवैया होना चाहिए, ताकि उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो। अभी से ही तय हो गया कि अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, और ये आपस में उन्होंने तय कर लिया है। और मेरा ये ख्याल है ईरान को भी कन्वे कर दिया पाकिस्तान ने, लूप में ले लिया लूप में। अच्छा। कि हमने ये जो किया है ये हमने किया है, ताकि आपको भी पता लग जाए कि रेड लाइंस ऐसी हैं कि वो क्रॉस ना की जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया, और वो किसी को उसका इल्म नहीं होगा, ये सीक्रेट रहेगी। अच्छा। कि किस सूरत में क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करेगा टर्की, और किस सूरत में अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को तो सऊदी अरेबिया किस सूरत में किस किस्म की इमदाद देगा, ये कभी बाहर निकलेगी। अच्छा, ये अंदर की बात रहेगी। मगर जो इंडिया है उसको भी इतला हो जाएगी कि मजबूरियां क्या हैं सऊदी अरेबिया की, और इधर भी इतला हो जाएगी ईरान को भी कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। अच्छा। तो रेड लाइंस जो हैं वो ओपनली नहीं डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो दूसरी साइड है उसको डिफेंसिव ना होना पड़े और वो फिर अग्रेसिव ना हो जाए। मगर आई थिंक बिहाइंड द सीन्स सबको बता दिया गया है। अच्छा, ईरान और इंडिया का एंगल आपने डिस्कस कर दिया। इजराइल इसको कैसे देख रहा होगा? इजराइल को जो इंडिया जो ये सबको पता है, इजराइल को भी पता लग जाएगा, ये सब वो अमेरिकनों को भी बता दिया जाएगी। ये बात छुपी रहेगी, ताकि छुपे रहेंगे। ये सारे जो बातें हैं ना क्या एग्जैक्टली ये नहीं बताया जाएगा किसी को भी।
अच्छा। मगर इशारे कर दिए जाएंगे कि यहाँ यहाँ रेड लाइंस हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। ये हमेशा ये कह रहे हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है। अच्छा। ये अगर कोई एग्रेशन होती है सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान, अब टर्की के ख़िलाफ़ क्या एग्रेशन हो सकती है, और ही इज़ पार्ट ऑफ इट कि अगर तो टर्की, इजराइल ने जरूर शो किया है कि वो अगला टारगेट उसका तुर्की है, तो हो इसलिए सकता है। इन्होंने ये भी डाल दिया बीच में। सो ये एक डिटेरेंट है, एक रेड लाइन है फॉर अमेरिका, फॉर ईरान एंड फॉर इसराइल। पाकिस्तान पावर, टर्की मिलिट्री पावर, एंड सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। थैंक यू। सो ये है, दिस इज पार्ट ऑफ इट, म्यूचुअल इंटरेस्ट। Yes. तो इसमें आप समझते हैं, पहले हमने ये देखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, अब उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, तो दीगर गल्फ कंट्रीज में से भी कोई आ सकता है इस छतरी के नीचे? अब वो कुवैत वाले भी कह रहे हैं ना पाकिस्तान को कि हमारे साथ भी कुछ कर लें, अच्छा। मगर पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ नहीं करेगा। उनके साथ एडवाइस, मिलिट्री सप्लाईज, इस किस्म की चीज़ें वो करने के लिए तैयार होगा, बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ करेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुवैत और बहरीन और यूएई ये अभी तक फुल फ्लेज्ड अमेरिकन कैंप में है। सऊदी अरेबिया मूव अवे कर गया जी। वो अभी भी अमेरिकन कैंप में है, मगर वो पीछे हट गया। उसने अब अपना ये मुआहदे करने शुरू कर दिए और उसने अमेरिका को भी धमकी दे दी है, डोनाल्ड ट्रंप को। धमकी नहीं, आप समझे, उसको एडवाइस कर दी है कि देखिए आप ये जो ईरान के साथ कर रहे हैं, इसका सारा जो नुकसान है वो हमारे यहाँ हो रहा है। आपको क्या नुकसान हो रहा है? आप तो बैठे हैं वहाँ तो कोई मिसाइल नहीं गिर रही, आपके तो लोग नहीं मर रहे, हमारे असासे जो हैं तबाह हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लाइन अप किए हुए हैं, सब फारग हो जाएंगे। तो इसलिए वी हैव द राइट टू डू दिस। और ये सऊदी अरेबिया ने भी रेड लाइन दे दी है। पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है जी, और एग्जैक्टली वही सामने आया, और वही सामने आ रहा है। तो इसलिए आई थिंक द बॉल इज़ इन ईरान कोर्ट। अब ईरान इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? मेरा ये कहना है कि ईरान भी बड़े गौर से इसको देखेगा, और ईरान शायद ये नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कुछ सिचुएशन क्रिएट करे ईरान जिससे ये मुआहदा जो है ये एक्टिव हो जाए। और अगर एक्टिव हो गया तो डिफेंस के अंदर ऑफेंस भी होता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया की कोई फैसिलिटी पे ऊपर ईरान की अटैक आती है जी, तो फिर ईरान सऊदी अरेबिया विल हिट बैक। और अगर हुतीज की कोई एक्टिविटी होती है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, देन नाउ वी कम टू दैट। वेरी गुड। अब दूसरा ये, इसका दूसरा एंगल ये है कि ईरान, सऊदी अरेबिया और हुतीज की इस वक्त लड़ाई जारी है, एक्टिव है। हुतीज बबल बंदब के अंदर सऊदीज को तंग कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया बमबारी कर रहा है जी। तो ये एक और मामला चल रहा है। और मगर इसमें भी ईरान इज़ इन्वॉल्व, कि जाहिर है बिकॉज हुतीज़ जो हैं देर ईरान के अलाए हैं जी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इन चीज़ों में। इसीलिए इस वक्त ये मैसेजेस आर बीइंग कन्वेड कि ये फिर अगर ऐसे होगा तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ताकि सबको रेड लाइंस का समझ आ जाए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है ये जो पैक्ट हुआ है। क्या इसके साथ हुतीज़ और सऊदी अरेबिया के दरमियान सीज़ फायर हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कह रहा है जी। कि जो नया MOU हम साइन करने जा रहे हैं, अगर वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल ना हुआ तो अमेरिका ये कह रहा है मैं बमबारी करूँगा ईरान की जी। अगर अमेरिका बमबारी करता है तो दो ही सूरतें हैं, या वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से उनके जहाज़ उड़ेंगे, इन विच केस ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। उसने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हुई अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से तो इसराइल को तो हम देख लेंगे, हम इसराइल के साथ कर लेंगे, मगर हम ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। ईरान ने तो कह दिया ये। तो अब ये है कि ये भी प्रेशर है बहुत सख्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अटैक कर दे, और वो जब अटैक करे तो फिर ये ईरान काउंटर अटैक करे, और उस काउंटर अटैक के अंदर UAE और सऊदी अरेबिया इनके ऊपर भी अटैक्स आ जाएं, जिसके साथ मामला फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए इस वक्त बहुत प्रेशर है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज ऑन अमेरिका कि भाई आप नया MOU करें। इसीलिए आपने देखा कि वो फिर एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने मुलतवी कर दिया। आप क्या कि मैं कल करूँगा, अब फिर एक हफ्ता आगे चलेगी बात, और अब फिर वो कह रहा है कि जी फिर से हमारा यही अनाउंस कर रहा है वहाँ कि हम करेंगे, हम फैसला कुन कार्रवाई हो रही है। मगर यहाँ मसला जो बन गया कि ईरान इस दफ़ा जो MOU बनवा रहा है वो पिछले MOU से ज़्यादा सख्त है, बिकॉज ईरान को ये पता चल गया है कि ये जंग जो है
ईरान ने आधी जीत ली है जी। और अमेरिका पूरी तरह हार गया है। वो तो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इसको बाकर कालीबाफ के मुताबिक। सो ये दिस इज़ वे वी आर। तो आई थिंक दिस नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। या तो ये सारी टीम जो इस वक्त सऊदी अरेबिया बैठी है ये उठ के वाशिंगटन जाए या वाशिंगटन वाले यहाँ आएँ और भी इसमें कतर भी इंक्लूड किया जाए, ओमान भी इंक्लूड किया जाए, ताकि ये बैठ के एक नया MOU जो है ईरान के साथ सॉर्ट आउट किया जाए। आपको अगली मंजिल ये दिखाई दे रही है? मुझे ये दिखाई दे रही है कि एक दफ़ा फिर मीटिंग्स होंगी और उस मीटिंग्स के अंदर फिर कुछ होगा, फिर कोई ना कोई सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ईरान हार्ड लाइन ले रहा है जी। जैसे मैंने कहा ना, वो समझता कि आधे हम जीत गए हैं, वो पूरे हार गए हैं, तो जो आधे रह गए हैं वो इस MOU में करवाना, नया MOU में करवाना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने काउंटर प्रेशर डाल दिया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर, वो बाकी सारी चीज़ें भूल गए हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा, कोई चार्जिंग नहीं होगी। ठीक, ईरान ने और ओमान ने मिल के कुछ तय किया है और मेरा ये ख्याल है ये जो तय किया उन्होंने बाकी गल्फ़ की कंट्रीज़ के साथ कंसल्टेशन करके ये तय किया है। बिकॉज देखिए ना, अगर ये दोनों मुल्क बैठ के कुछ चीज़ तय कर लेते हैं और सऊदी अरेबिया को वो पसंद नहीं आती है किसी, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगी ना। तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इतनी देर जो लगी है, एक बात 2-3 हफ्ते से हो रही है ना, ईरान पहले दिन से कह रहा है कि हम फीस चार्ज करेंगे, मगर अभी जाके उसके ऊपर ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम करने वाले हैं, हमने तय कर लिया हमने। मगर तो मैं समझता हूँ ये भी उन्होंने ऑलरेडी अपने जो लोग मीडिएट कर रहे हैं उनके ज़रिए गल्फ़ कंट्रीज़ को बता दिया कि हम इस किस्म का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं और उनको पता लग गया कि ये होगा। अब वो इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अच्छा। अब मगर अभी जो बातें हो रही है ना, वो आपने कहा 7% और ये और वो मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हैं। जो एक्चुअल अकॉर्ड होगा वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा और इतना अग्रेसिव नहीं होगा। ये 60 दिन तो चलेंगे मगर उसके बाद भी इतना अग्रेसिव नहीं होगा। एग्जाम्पल, अभी ईरान की मजलिस में एक नया बिल आ गया जी, ड्राफ्ट कर रहे हैं कि US और इजराइल उनको के ऊपर कंप्लीट बैन होगा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हम उस पर फीस चार्ज करेंगे और अमेरिका और इजराइल और वो ममालिक जो हमारे खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारा नुकसान किया, हम उनको उनकी जहाज आने नहीं देंगे किसी सूरत में भी, कभी भी। तो ये तो बहुत ही अग्रेसिव स्टांस है जी। तो जब निगोशिएशन करते हैं तो शुरू में आप इम्पॉसिबल सी चीज़ कहते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी भी इम्पॉसिबल सी चीज़। अब वो अमेरिका जो कह रहा है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, इंटरनेशनल है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो हो नहीं सकता। वो इन्हीं का है जो वहाँ बैठे हुए हैं। एक इधर से एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि हम किसी को नहीं आने देंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ भी ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं ममालिक, उनको भी हम नहीं गुजरने देंगे। सो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जी। सेटलमेंट कहाँ होगी? मेरा ख्याल है जो सेटलमेंट होगी वो ये होगी कि है तो ये वो इंटरनेशनल वाटरवे जी, ईरान नहीं मानता इसको इंटरनेशनल, ये इफेक्टिवली ये इंटरनेशनल वाटरवे है। अच्छा। हम ओमान और हम मिलके एक फ़ीस चार्ज करेंगे, छोटी सी फ़ीस। अच्छा। जो जहाज़ हैं जो अंदर आएंगे गल्फ़ के, वो ईरान को की परमिशन लेके अंदर आएंगे और जो बाहर जाएंगे तेल लेके या और चीज़ें लेके, वो ओमान की परमिशन के जरिए इनबाउंड एंड आउटबाउंड। मगर एक मैकेनिज्म ऐसा बना लिया जाएगा कि जो भी इनबाउंड है या आउटबाउंड है वो ईरान को पता होगा, उसका वो मॉनिटर कर रहा होगा हर वक्त। तो वो उसके अंदर ईरान का हैवी हैंड होगा। तो ये होने जा रहा है वहाँ। और इस बारे में अमेरिका कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर वहाँ के लोग नहीं कुछ कर रहे तो अमेरिका किस खाते में आएगा वहाँ। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इन्होंने बैकग्राउंड के अंदर सबको आगाह कर दिया और कोई होगा, कोई कहेगा नहीं है नहीं, उन्होंने बता दिया, तो भाई लर्न टू एक्सेप्ट इट, दिस इज़ द न्यू रियलिटी। तो एक तो ये चीज़ है, बट ये जो उन्होंने कहा है ना कि किसी और को जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ये वर्क नहीं कर सकता। और कंपेंसेशन भी पे करनी पड़ेगी जिनके ज़िम्मे है। अब वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। कंपेंसेशन का वो भी एक लॉन्ग ड्रॉन आउट लंबी बातें हैं। उसके लिए पहले पता लगे किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हो, फिर एग्रीमेंट हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये निगोशिएटिंग पोजीशंस होती है। ये जो है ना कॉम्पेंसेशन का मामला, ये फारग हो जाएगा और आएगा इसकी जगह क्या कि जो पैसे ईरान के देने हैं वो दे दे, फंड्स जो हैं वो रिलीज कर दें, आप जहाँ जहाँ हैं। हाँ। मांग ये रहे हैं और वो भी ये ड्रॉप कर देंगे और वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ही हैं। ठीक, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ओके, बट इट विल टेक टाइम। आई थिंक नेक्स्ट वीक इज इम्पॉर्टेंट
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है इकॉनमी का, और अब इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़े महाज बनने शुरू हो गए अमेरिका के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि तुम फारग हो गए हो, निकलो जैसे भी है यहाँ से निकलो, अगर तुम ना निकले तो बहुत और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वो उसको ये बात समझ आ गई है। और अभी आपने सुना हाल ही में एक पता ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेग्सेथ जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है या वॉर सेक्रेटरी है उनको उनके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया है कि तुमने ये क्या पब्लिक में ये कह दिया है कि हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी मिसाइल्स हैं, स्टॉक पाइलिंग जो है वो हमारी कम होती जा रही है एंड सो ऑन। ये सारी सेनेट हेयरिंग्स के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। इसके साथ तो दुश्मन को पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और बात भी सही है। फिर ये तो बात बाहर आ गई, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने ये बात बता दी। मगर अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ट्रैक कर लिया, मैंने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की, तो हुआ ही कोई नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। वो ज़ाहिर है यही कहना पड़ता है, मगर ये ज़रूर बात हुई है कि उसने पीट हेग्सेथ को खींचा है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या मुझे तुमने कहा था ऐसे, और है हकीकत ये है कि मुझे तुमने कहा था गल ही कोई नहीं, साढ़े को बहुत कुछ है। तो हुण पता लगता है कि मुझे पेंटागन वाले कह रहे हैं कि ये मसला है, तो मरवाता बनू, तो कितने साल करता हूँ, मगर उसको ओपनली कर भी नहीं सकता। तो जब ये लीक हुई बात, और अमेरिका के अंदर लीकेज तो बहुत होती है ना, वहाँ एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर भी है ना पब्लिक का, तो प्रेशर पब्लिक के हुआ क्या, और वहाँ का जर्नलिज्म अभी भी तकड़ी है, अंदर की बातें हमें पता चलती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ, सम थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड। ईरान हैज़ हाफ वन द वॉर, अमेरिका हैज़ लॉस्ट द वॉर। नंबर 2, अमेरिका की स्टॉक पाइल मिनिमल है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ्ते 10 दिन की और थोड़ी बहुत कार्रवाई कर सकता है। प्रेशर टैक्टिक्स करेगा या नहीं करेगा, इस वक्त कोशिश यही है कि ना करे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि ईरान हार्ड लाइन ले रहा है जी, और ईरान हार्ड लाइन से थोड़ा पीछे हटेगा, मगर हार्ड लाइन रहेगी। जो पिछली दफ़ा जो बातें हुई हैं उससे ज़्यादा अब अमेरिका को कंसीड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये हारता है उतना ज़्यादा कंसीड करना पड़ता है। और फाइनली अमेरिका के अंदर रेजिस्टेंस टू द वॉर वो अब बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और रिपब्लिकन्स गिर रहे हैं। और इसका लेटेस्ट इंडिकेशन ये है, 2 इंडिकेशन है। एक तो सारे पोल्स बता रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग जो है 30% से भी कम हो गई है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। मगर इससे भी ज़्यादा अहमियत ये है कि इजराइल के हक़ में लोग बोलने के लिए कम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। वहाँ भी ओवर 65% दस्तबरदार हो रहे हैं इजराइल की हिमायत से। और फाइनली ये कि अभी एक प्राइमरी हुई है एक स्टेट के अंदर जो कि बड़ी रेड स्टेट कही जाती है कि रिपब्लिकन की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ एक खातून है जो कि लड़ रही है प्राइमरी, डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन हो रही है वहाँ। तो वहाँ वो 21 साल से वो बन रही है। इस दफ़ा अब्दुल अल सैयद, एक अमेरिकन अरब, वो खड़े हुए हैं एंड ही इज़ वन इट। और उसका कैंपेन क्या थी? उसकी कैंपेन ये थी कि मैंने अमेरिकन इजराइल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या एपैक, उसको मैंने पैसे नहीं लिए। और इस खातून ने इस नैरेटिव के ऊपर कि ये इजराइल की हामी है और इससे इजराइल से पैसे लिए हैं, और मैं इजराइल का हामी नहीं हूँ, मैं फ़लस्तीन का हामी हूँ, और मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से, उसके ऊपर वो जीत गए। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और अगर बाकी जगह पे भी ऐसे होना शुरू हो गया, इससे ये पता चलता है कि इस वक्त इजराइल की हमायत करना एक लाइबिलिटी बन चुका है। नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो ये कह रहे हैं। तो ज़ोरान ममदानी ने जो बात शुरू की थी वो अब अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच रही है। अमेरिका के अंदर इजराइल्स नेम इज़ मड। तो इसलिए ये सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इजराइल बड़ा परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा परेशान है, इजराइल के सपोर्टर्स बड़े परेशान हैं। वो समझते थे कि हमारे पैसे ने सबको ख़रीद लिया और ख़रीदते रहेंगे। आज ये ऐसे निकल रहा है कि जो लोग इजराइल से पैसा ले रहे हैं, अमेरिका की नौजवान पब्लिक उनके ख़िलाफ़ हो रही है। ये जो सारा इजराइल का प्लान था ग्रेटर मिडल ईस्ट का, और ये सारा जो है ना ढह गया, पोवड़ गया। अच्छा, ये जो जीत जिसका आपने तस्करा किया, सही दिन की बड़ी गूंज है, और ये काफ़ी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुभ रही है। बट कमिंग बैक टू ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, सेठी साहब, आपने अगले राउंड की अगर बात की तो उसमें अब पाकिस्तान का बतौर मुफाहमती मुल्क क्या किरदार होगा? 2 बातें ना, एक तो ये कि वो सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, यही है ना जी। तो अब सऊदी अरेबिया ने तो अमेरिका को कह दिया है कि हम अपना खुद डिफेंस करेंगे, आप मेहरबानी, इसका अगला कदम यही है कि अपने बेसिस जो है ना ख़त्म करें, यहाँ से ख़त्म करें, उठाएं। एब्राहम अकॉर्ड हमने नहीं करना, अपने बेसिस उठाएं यहाँ से। अगला कदम
अच्छा, पाकिस्तान जो भी कर सकता है या नहीं कर सकता वो ईरान को बता दिया गया और कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा पाकिस्तान की तरफ से। ये मैंने अभी आपसे कहा कि ये खुफिया अंडरस्टैंडिंग है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कन्वे कर दी गई है ईरान को बिहाइंड द सीन्स। और ये जो कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जैसे कि ना अपना किबला सीख कर ले, वो कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान उनका हो रहा है अच्छा, इस वक्त। एंड सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्लान्स हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्लान सऊदी अरेबिया के हैं, यूएई से भी ज़्यादा, विजन 2030 और उसके बियॉन्ड दैट वो जो बनाना जा रहे हैं ना अपनी पूरी एक सिटी किंगडम। अब ये कतर के अंदर बना रहे हैं, बड़ा कतर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म, और ये दुबई भी कर रहा है। वो कहते हैं जो हम करने जा रहे हैं, दे वांट टू टेक अवे द एंटायर इकोनॉमी ऑफ दुबई टू सऊदी अरेबिया। टूरिज्म, रिजॉर्ट्स, होटल्स, लिबरलिज्म, ये सारा मॉडल जो है यूएई का, ये सऊदी अरेबिया अपना रहा है। उसके लिए उन्होंने पूरे प्लान्स बनाए हुए हैं, इसलिए दे हैव द मोस्ट टू लूज। अभी एडजस्टमेंट किसको करनी पड़ेगी जी, मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया को ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उन्होंने इशारे कर दिए हैं। यूएई को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, कुवैत को करनी पड़ेगी, बहरीन को करनी पड़ेगी, और कतर उसने एडजस्ट कर लिया है, ओमान एडजस्ट कर लिया। मैं आपको बता दूँ इन्होंने बैठ के ये सब एडजस्ट कर लिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और टर्की के साथ। अब रह गए हैं ये तीन जिनके यहाँ अभी भी अमेरिकन बेसिस हैं और अमेरिका अभी भी उन्होंने जफ्फी पा के बैठा है, मगर वो कर कुछ नहीं सकते। तो और अब जो खबरें आ रही हैं जिसको डिनाई किया गया, मैं अभी पहले कह दूं, वो ये है कि मेरा ख्याल है यूएई और ईरान भी बात कर रहे हैं अच्छा, बिहाइंड द सीन्स। अच्छा, की लेना तो की देना है। आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आयशा गेम क्या होती है? की लेना तो की देना है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक नहीं, सिर्फ ओके, गेम ये होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वेल डन, एक नई चीज, नॉट बैलेंस ऑफ पावर बट बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डन हो गया जी। लक्ष्मी की सारी बातें। हम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खाते में बैठे हुए हैं। हाँ, इससे वैसे पाकिस्तान को फायदा होगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। देखिए ना, आपने तो खुद ही अभी बताया मुझे। जी, क्या कहा आपने? क्या? मैंने कहा कि जी टर्की फॉर डिफेंस, जी, पाकिस्तान फॉर और सऊदी फॉर फाइनेंस। तो इसका मतलब है अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बुरे, बिकॉज वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द बेस्ट नोन प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन कैन गो ऑरी। अब उर्दू में आप तर्जुमा कर दें। उलट पलट जाते हैं ऐसे प्लान्स, सबसे इतने केयरफुली बनाए हुए प्लान्स भी उलट पलट हो जाते हैं। उलट पलट हो तो जाते ये उसी किस्म की सिचुएशन है। तो ये चीज़ें अब आगे चलेंगी, हैं। ओके, और इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी, फील्ड मार्शल साहब और साथ इसाकदार साहब, साथ मोहसिन साहब दिखाई दिए आपको इसमें? इस्तीफा नहीं साथ गए, वो उनका रोल जो था बेसिकली ईरान सेंट्रिक के साथ। और बाय द वे मैं समझता हूँ शायद अमेरिका के साथ भी है या बन जाएगा। अच्छा,